This is Nadik Tiwari. I am studying class 8, but today I teach you class 9th history chapter 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है 1774 से, जब लुई 16 को किंग बना दिया गया और 20 वर्षों के अंदर इनकी शादी कर दी गई। उस समय फ्रांस एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस से गुजर रहा था। सब्सिस्टेंस क्राइसिस वो सिचुएशन होती है जिसमें आपका सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा था? पहली बात, वो वॉर में इंगेज रहते थे। 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से मुक्त कराया था, अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को, क्योंकि ब्रिटेन फ्रांस का कट्टर दुश्मन था और उन्होंने कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये भावना जागी और उन्होंने अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से मुक्त करा दिया। उनका एक पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्सलेस, उसके मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते थे वो लोग। उनके डेली लाइफ एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री आदि चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा किया करते थे वो। उस समय फ्रांस की सोसाइटी 3 वर्गों में बटी हुई थी, क्लर्जी, नोबेलिटी और स्मॉल बिग बिजनेसमैन, यानी कि छोटे मोटे लोग। क्लर्जी वो लोग हुआ करते थे जो चर्च में काम करते थे। नोबेलिटी वो हुआ करते थे जिन्हें समाज में कोई उच्च वर्ग दिया गया था, नेता लोग, अभिनेता लोग, इस टाइप के, ठीक है। और थर्ड स्टेट मतलब कि गरीब लोग, स्मॉल बिग बिजनेसमैन आते थे, छोटे मोटे लोग आते थे, वो ज़्यादा बड़ा मतलब एक तरीके से समझो गरीब लोग, ठीक है, गरीब लोग आते थे। उन पे 2 प्रकार के लगे हुए थे टैक्स, टिथ, टाइल। टिथ ऐसा इस प्रकार का टैक्स था कि अपनी प्रोडक्शन का 1/10 यानी कि 1 हिस्सा देना पड़ता था उन्हें चर्च को। और टाइल ऐसा एक टैक्स होता था जिसमें भूमि पे वो ऋण लगाया जाता था, मतलब कि लैंड पे टैक्स लगाया जाता था और टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था। और दूसरी सिचुएशन वो थी कि जो उनके सब्सिस्टेंस क्राइसिस सिचुएशन आ गई थी। दूसरी सिचुएशन में था कि उनकी डेवलपमेंट, मतलब प्रोडक्शन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। 1715 से लेकर 1789 तक 5 मिलियन जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। काफ़ी ज़्यादा, मतलब फुर्ती से जनसंख्या बढ़ रही थी, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने के साथ क्या क्या चीज़ों की नीड बढ़ेगी? खाने की, पानी की, पहनने की, कपड़े की, लत्ते की, इन सब चीज़ों की आपकी वो बढ़ेगी, मतलब नीड बढ़ेगी। तो उसी के साथ फ्रांस में नीड बढ़ने लगी। अब फ्रांस के लोग रोटी और दाल रोटी जैसे हम सब खाते हैं, हमारा डेली मील होता है, उस टाइप की मील नहीं लेते थे। वो मात्र और मात्र ब्रेड खाया करते थे डेली लाइफ मील पे, ठीक है। एक बार वहाँ की रानी का एक कोट है, शायद आपकी बुक में ना दिया हो, मेरी बुक में भी नहीं दिया था। तो वहाँ की रानी का एक कोट था कि उन्होंने कहा था कि तुम लोग ये ब्रेड खाना छोड़ दो। ब्रेड मतलब गरीबों वाली चीज़ें छोड़ो यार, अमीर बनो, खाओ तुम लोग रोटी और केक, बड़ी बड़ी चीज़ें, मतलब बड़ी बड़ी हाँकती। और लोगों का हुआ बेड़ा गर्क हो गया लोगों का। लोगों के अंदर आ गई रेवोल्यूशन की भावना। इस चीज़ में 3 फिलोसफर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। जॉन लोग इस बात की बात करते थे, मतलब कि उनकी ये बात थी, उन्होंने समाज के सामने रखी थी कि राजा का बेटा राजा नहीं होना चाहिए, राजा वो होना चाहिए जिसके पास काबिलियत हो राजा बनने की। मोंटेस्क्यू ये बात कहते थे कि किसी एक आदमी के हाथ में सारी पावर्स को नहीं होना चाहिए, सारी पावर्स को सभी आदमियों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। और तीसरे आते थे जैकोब रूसो इस बात की बात करते थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते थे, मतलब कि सभी को अपनी बात रखने का इक्वल राइट होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि फ्रांस से मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किस तरीके से बना। फ्रांस के जो राजा थे लुई 16, उनकी, मतलब बताया मैंने, फ्रांस की जगह खाली पड़ रही थी, खाली मतलब हो रही थी, फ्रांस गरीब हो रहा था। तो उस सिचुएशन में उन्होंने क्या सोचेंगे? उन्होंने सोचा कि मैं टैक्स ज़्यादा कर देता हूँ, मेरा क्या ही जाएगा, देना तो इन्हें पड़ेगा, कितना भी हमें कर ले इनको देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने 5 मई 1789 में एक स्टेट जनरल असेंबली हुआ करती जो 3 स्टेट की मुखिया थी, उसे घर पे बुलाया, मतलब अपने कोर्ट में बुलाया, और 3 स्टेट से कुछ लोगों को बुलाया। 3 स्टेट का निर्णय दिया। पहली स्टेट से आए 300 लोग, दूसरी स्टेट से आए 300 लोग, बट जो तीसरी स्टेट थी उससे आ गए 600 लोग, 600 लोग आ गए, 600 लोग। तो राजा ने इस बात की मांग उठाई कि जितनी भी स्टेट हैं, एक स्टेट एक वोट देगी। तो इन लोगों ने, थर्ड स्टेट वालों ने कहा यार ये लोग पहले दूसरी स्टेट वाले तो हमारा बुरा ही चाहेंगे,
दूसरे की तरक्की किसे अच्छी लगती है? तो पहले और दूसरी स्टेट वाले तो हमारा बुरा ही चाहेंगे। तो उन्होंने इस बात की मांग उठाई कि हमारी जनसंख्या डबल है तो हमें वोट देने का राइट भी डबल होने चाहिए। ठीक है, तो राजा ने सिंपल वर्ड्स में कहा नो, राजा ने मना कर दिया। लोगों का हुआ दिमाग खराब, लोगों ने कुछ नहीं कहा, शांति से बाहर निकले, कोर्ट में गए। कोर्ट मतलब टेनिस वाला कोर्ट, टेनिस नहीं खेलेंगे यार वैसे, मतलब कि अपने आप को मतलब पूरे लोगों को जमा किया, 3rd स्टेट वाले जमा हुए, उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई। ठीक है, एक इंसिडेंट में बताना ही भूल गया, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी बताओ? 14 जुलाई 1789 में लोगों ने ब्रिस्टल तोड़ दिया। ब्रिस्टल क्या होता था? जेल। गए ब्रिस्टल में, तहस नहस किया ब्रिस्टल को, जितने भी कमांडर्स थे सबको फिनिश किया। कमांडर्स को फिनिश करने के बाद 7 प्रिजन्स को, मतलब 7 कैदियों को मतलब वहाँ से मुक्त करा के छोड़ दिया, आज़ाद करवा दिया। ठीक है, और ऐसा क्यों किया लोगों ने? 7,000 लोगों ने ऐसा क्यों किया? लोगों ने इसलिए ऐसा किया कि वो राजा की एकदम पावरनेस को, मतलब जितनी भी राजा के पास क्षमता, जितनी राजा की ताकत थी, उस क्षमता को दिखाता था। ठीक है, राजा की उस क्षमता को दिखाता था। और जब ये लोग गए थे, मैं बता था ना अभी, स्टेट जनरल असेंबली का एक मीटिंग हुआ था राजा के घर पे, तो जो 3rd स्टेट वाले थे उसके नीचे भी कुछ लोग हुआ करते थे। प्लेजेंट आर्टिशंस और वुमेन्स को इनवाइट नहीं किया गया था। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को अपनी 40,000 लेटर्स में लिख के 3rd स्टेट वालों के पास भेज दिया, क्योंकि वो उन्हीं के मसीहे थे। 40,000 लेटर्स में अपनी भावनाओं को भेज दिया। ठीक है, तो ये लोग जो मैं बताया था निकले, कोर्ट में गए, तो इन लोगों ने बनाई एक नेशनल असेंबली। ठीक है, और नेशनल असेंबली मतलब 3rd स्टेट वालों की थी, और इसके 2 लीडर थे, मिराबू, एबेसेज। एबेसेज तो 3rd स्टेट से आते थे, वो एक कॉबलर थे। बट जो मिराबू थे, मिराबू 2nd स्टेट यानी नोबेलिटी से आते थे, पर उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि 3rd स्टेट वालों को ये राइट नहीं है कि वो किसी भी प्रकार की लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी सकें। तो वो इसके सख्त खिलाफ थे। वो एक्सपेंसिव को भी, मतलब जितनी भी उनकी, मतलब पता नहीं है कि उनको एक स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है, फैसिलिटी को भी इंजॉय करते थे, और ये भी चाहते थे कि 3rd स्टेट वालों को ही फैसिलिटी मतलब प्राप्त हो। ठीक है, तो ये लोग नेशनल असेंबली वाले काफ़ी दिनों तक अपना, मतलब राजा को लगा, मतलब नेशनल असेंबली काफ़ी दिनों तक अपना युद्ध करते रहे इस राजा से, मतलब मांग करते रहे अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। तो राजा ने अंत में आकर एक्सेप्ट कर लिया। राजा ने सोचा मैं नहीं मानूंगा तो मार के मनवा लेंगे, इतना अच्छा मान ही लेता हूँ। तो राजा ने मान लिया इनकी बात। ठीक है, तो राजा ने ऐसा नहीं किया कि पूरी तरह से मोनार्की को एबॉलिश कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई गई। अब ये कैसे बनी? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी तक क्या हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया? कॉन्स्टिट्यूशन 3 पार्ट्स में बटा था, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव में आते थे वो लोग 3rd स्टेट के लोग और जिन लोगों को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, 2nd स्टेट मतलब 2nd चीज़ यानी कि एग्जीक्यूटिव में आते थे राजा, मिनिस्टर्स, किंग वगैरह, मतलब समझिए ना। और 3rd स्टेट यानी कि जुडिशरी में आते थे जज, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होती थी, वहाँ के जज आते थे। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दो सिटीजन्स को वोट देने का राइट दिया। पहले एक्टिव सिटीजन्स, दूसरे पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स वो होते थे जो मैन हैं, 25 साल से अबव हैं, 25 साल से अधिक हैं और टैक्स देते हैं। ठीक है, और पैसिव सिटीजन्स होते थे विमेन, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, टैक्स कोई सा भी नहीं लिया जाता था, बट उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं था। ठीक है, और इसी के बीच में चर्च अपनी पावर को ग्रो कर रहा था। तो चर्च की पावर को मतलब थोड़ा नियंत्रण करने के लिए कुछ कदम उठाए किंग ने किया कि जो चर्च की जो ज़मीन थी, जितना भी लैंड था, सबको सीज कर लिया। ठीक है, सीज करके वहाँ ऑफिस खड़े कर दिए। ठीक है,
सीज करके वहाँ पे ऑफिस खड़े कर दिए, और जितने भी टैक्स देती थी, मतलब टैक्स देती थी, टैक्स थर्ड स्टेट देती थी, वो थर्ड स्टेट को कह दिया गया अब तुम टैक्स किसी को नहीं दोगे, सभी में इक्वली राइट होगी। ठीक है, सभी को होगा इक्वल राइट। अब देखते हैं फ्रांस ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एकदम अबॉलिश कर दिया, अब सीधा मात्र मात्र बची रिपब्लिक। रिपब्लिक हुआ कैसे फ्रांस, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो फिर फ्रांस के जो राजा थे, फ्रांस के जो राजा थे लुई 16, उन्होंने कोई सीक्रेट डील्स कर रखी थी रशिया के किंग के साथ। ठीक है, अभी आगे देखना रशिया किंग के साथ होता क्या है, रशिया से क्यों मतलब लोग ऐसे चिढ़े लुई 16 से। ठीक है, रशिया किंग के साथ कुछ सीक्रेट मीटिंग्स, सीक्रेट डील्स कर ली। ठीक है, और अदर नेशन जितने भी रशिया के मतलब फ्रांस के जितने पड़ोसी देश थे, सब ने सोचा यार आज इनके स्टेट में हो रही है, कल हमारे स्टेट में ना होने लगे, डर तो लगता ही है सभी को। ठीक है, तो इनका भी ये ख्याल था। तो इसी के बीच में एनए, नेशनल असेंबली ने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच। रशिया ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच, रशिया ऑस्ट्रिया एक साइड और फ्रांस एक साइड। ठीक है, युद्ध लड़ रहे थे, और इसी के बीच पता चला जो वहाँ के मतलब नेता थे जिन्हों मतलब संभालते थे उसका कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्हें पता चला कि जो फ्रांस के किंग है लुई 16, उन्होंने सीक्रेट डील्स कर रखी है रशिया के किंग के साथ। अब समझो क्या होगा, देशद्रोह के इंजाम में गिलोटीन से मतलब सर कलम कर दिया गया। ठीक है, तो सर कलम करने के बाद जो सर कलम किया, सर कलम करने के बाद मतलब उन्हें मारने के बाद जो बैटल चल रहा था, जो भी युद्ध चल रहा था, उसके बीच में एक विमेन का एक बहुत प्यारा रोल था। लोग युद्ध लड़ने जा रहे थे, विमेन क्या कर रही थी पता है, विमेन क्रॉप ग्रो कर रही थी और जितनी भी लिविंग थी सबको ग्रो कर। इसी के बीच कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स की स्थापना होने लगी। पॉलिटिकल क्लब, उसी में से एक था जैकोबिन क्लब, उसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे जैकोबिन क्लब के लीडर, और जितने भी जैकोबिन क्लब के मेंबर थे वो सबसे पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। ठीक है, और जो इसी के बीच में, इसी पूरे करिकुलम के बीच में विमेंस की भी पॉलिटिकल क्लब की स्थापना होने लगी। ठीक है, जो पर्सन थे पेरिस के, मतलब जो पेरिस के लोग थे, पेरिस के जो आदमी थे, आदमी औरत मतलब जितने पीपल थे, सभी होने लगे बहुत ज़्यादा गुस्सा। क्यों, चीज़ों के दाम एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और पैसे की वैल्यू घटती जा रही थी, जिसे प्यार से कहते हैं हम हाइपरफ्लेशन। समझे? ठीक है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जैकोबिन क्लब ने। किसने? जैकोबिन क्लब ने। जैकोबिन क्लब ने क्या किया कि 11 अगस्त 1792 में अटैक कर दिया पेरिस ऑफ ट्यूलरीज के ऊपर। क्या क्या जानते हो? किंग को बंदी बना लिया, सोल्जर्स को मार दिया, और किंग को बंदी बना के मतलब कैद करके रख दिया। और इसी के साथ साथ हमारा एक नया नेशनल एंथम, मतलब हमारा नहीं फ्रांस का नेशनल एंथम मर्सलीज बन जाता है 1792 में। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया 1792 में मर्सलीज बना था फ्रांस का नेशनल एंथम, अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा नेशनल एंथम फ्रांस का 1792 के दशक में बना था, तो मर्सलीज था। शायद वो अभी तक भी फॉलो ही किया जाता है। ठीक है, 1792 के दशक में मर्सलीज बन गया। और मैं बता ना, किंग को एकदम गिरफ्तार कर लिया। किंग को गिरफ्तार करके जब उन्होंने एक मतलब सिक्योर करके रखा, जहाँ पे भी कैद वैद करके रखा, तो किसने छोड़ा जानते हो? अब इसी के बीच में से आई नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने किंग को हाथ गोड़ जोड़ के जैकोबिन क्लब से छुड़वाया और फिर से इलेक्शन फिर से करवा दिया। और इस बार इलेक्शन में एक नई सरकार बनी जिसे कहा जाता है कन्वेंशन। कन्वेंशन सरकार बनी और 21 सितंबर 1792 में फ्रांस हो गया पूरी तरह से रिपब्लिक। कैसे हो गया? जो किंग थे, मैंने बताया था किंग को बाला बाला कर दिया गया था, मैंने बीच की स्टोरी बता दी, सॉरी।
ठीक है, किंग को फिनिश कर दिया गया, मतलब किंग को मार दिया गया था। किंग की डेथ के बाद, लुई 16 की डेथ के बाद कौन पावर में, पता है? गेस करो। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जैकोबिन क्लब की जय हो। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया पावर में। उसने क्या किया कि ऐसा एक कानून बनाया जिसमें उसने बताया कि जो भी उसे कानून, जो भी उसकी पॉलिसीज के खिलाफ बोलेगा उसका कर दिया जाएगा सर कलम, कैद करके फांसी वासी दी जाएगी उन्हें। ठीक है, सरकार नियंत्रण कर रही थी, जो मैं बता दें, पेरिस के आदमी वाले गुस्सा हो रहे थे, जानते हो ना, पेरिस के आदमी वाले गुस्सा हो रहे थे, उसी का फायदा उठाया था जैकोबिन क्लब ने। जब जैकोबिन क्लब पावर में आई तो उन्होंने लोगों की समस्याओं के ऊपर ध्यान देना चालू कर दिया। लोगों ने, मतलब जैकोबिन क्लब ने लोगों को यार छूट दे दी, अब मांस और रोटी खा सकते हैं एज अ मील। अभी तक ब्रेड कंज्यूम करते थे, बस फर्स्ट सेकंड स्टेट वाली मांस और रोटी, मतलब जो भी उनका मील होता है, एक्सपेंसिव मील्स को अफोर्ड कर पाते थे। थर्ड स्टेट वाले नहीं कर पाते, थर्ड स्टेट वालों को मना था, तो अब इन्होंने थर्ड स्टेट वालों को भी लागू कर दिया और फर्स्ट सेकंड स्टेट वालों को झटका दे दिया। कैसे कि अब मतलब कि मांस रोटी खा तो सकते हैं, बट जब मांस रोटी हम खा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड स्टेट वालों को इतना बड़ा झटका दे दिया कि उन लोगों को ये मतलब कि यकीन ही नहीं हो रहा था कि थर्ड स्टेट वालों को भी राइट मिल गया कि वो हमारे जैसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इनको मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कई बार, इसके साथ साथ कई बार आ चुकी थी धमकियाँ, मतलब कि सरकार की तरफ से धमकियाँ, मतलब कि उसे एक ऑर्डर ही समझो, ऑर्डर आ चुका था सरकार की तरफ से कि तुम्हें अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंज करना होगा, तुम्हारी पॉलिसीज़ हर तरीके से अच्छी नहीं है, कुछ चेंज करना होगा तभी तुम्हारी पॉलिसीज़ में इम्प्रूवमेंट होगी, सरकार अच्छे से रन करेगी। ठीक है, तो पॉलिसीज़ में चेंज इन्होंने नहीं किया। चेंज ना करने के कारण इनका भी वही हाल हुआ जो लुई 16 का हुआ था, सबको मारे ही जा रहे हैं। ठीक है, इनका भी कर दिया गया सर कलम। इसके बाद एक डायरेक्टरी बनी। ठीक है, लोगों ने कहा कोई पावर में नहीं आएगा, ना किंग ना मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वैसा कोई किंग या फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर पैदा नहीं होगा जो पावर में आए। डायरेक्टरी बनाई जिसमें 2 काउंसिल और 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे। सुना होगा तुमने, जैसे तुम क्लास में एज्यूम कर टॉप आते हो, टॉपर हो क्लास के, तो अगर सोच लो कि 4-5 बजे तुम्हारे पद पे आते हैं, 4-5 बच्चे टॉप करते हैं, तुम्हें लगता होगा चाहे इनसे 1 नंबर आगे निकल जाऊँ तो मैं ही अकेले टॉप करूँगा। तो इनके अंदर भी भावना आने लगी कि एक दूसरे को पद से हटाने के लिए युद्ध करने लगे। ठीक है, और इसी का फ़ायदा उठाया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने नहीं उठाया था, नेपोलियन बोनापार्टे ने उठाया था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्टे ने बहुत दिन तक राज किया, बट अंत में जाकर यानी कि 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में वो पराजित हो गया। ठीक है, पराजित होने के बाद भी कई सारी चीज़ें हुई। 1848 में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर सवाल काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। स्लेवरी ये थी कि जो यूरोपियंस थे उनसे काम ज़्यादा होता नहीं था, बहुत ढीले किस्म के आदमी थे वो, लेकिन उनसे काम ज़्यादा होता नहीं था, तो काम करवाने के लिए अपनी, मतलब कि बंधुआ मजदूरी करवाने के लिए अफ्रीकन्स को, यार वो फालतू थोड़ी ना है, अफ्रीकन्स को ले जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी दिन तक चलती रही, बट अंत में जाकर 21 सितंबर 1848 में चीज़ को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और मैंने बताया था कि इन सभी के बीच सबसे पीस कौन रहा था? विमेन को कोई भी राइट ज़्यादातर नहीं दिया जाता, किसी भी सरकार में विमेन को राइट नहीं दिया गया। अंत में जाकर वुमेन को ये अधिकार दिया गया कि वो वोट दे सकती हैं, उन्हें भी इक्वल राइट दे दिए गए मैन जैसे। ठीक है, और कब दिए गए पता है? 1900 के दशक में। सोचो कितने साल हुए घेरा, 1948 था ना, शायद 1948 के दशक में उन्हें राइट दे दिया गया कि वह इलेक्शन में वोट दे सकती हैं और उन्हें हर चीज़ के लिए वोट दे दिया गया। थैंक यू। मैं होप करता हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भले आप करिए ना करिए, बाकी किसी अपने एक फ्रेंड के साथ ही शेयर कर दीजिए कि उसकी भी सहायता हो सके। और अभी ये मेरी पहली वीडियो थी तो मैं उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। यदि आपको कोई तकलीफ़ हुई हो या आपकी भावनाओं को खेद पहुंचा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू।